भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। दोस्तों, इस राजनीति की मियाद अब पूरी हो चुकी है और इस राजनीति की मियाद के पूरे होने का पहला संकेत तब मिला था जब इस देश के किसान सड़कों पर आए और बहुमत के आंकड़े से सत्ता और सत्ताधीशों को दूर कर दिया, गठबंधन की सियासत में लाकर फंसा दिया। लेकिन मुद्दों के आधार पर सियासत और नैरेटिव के बदलने की कमान किसानों से होते हुए जब नौजवानों के हाथ में आ गई, तो फिर डर नाम जैसी चीज का कोई स्पेस नहीं बनता। डर जैसी कोई चीज मायने नहीं रखती और नौजवान खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे हैं कि हम नहीं डरेंगे। इस बार नजारा न तो शाहीन बाग से दिखा और न ही वो नजारा कहीं ना कहीं शंभू बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर से दिखा, न ही गाजीपुर बॉर्डर से दिखा। ये नजारा राष्ट्रपति भवन से 2 किलोमीटर के दायरे में मौजूद जंतर मंतर से दिखा और वहां न तो किसी पार्टी का झंडा था न बैनर था, लेकिन जो नजारा था उसमें नौजवान अपने मन से डर को निकालने का और खुल्लम खुल्ला ऐलान इस बात का कर रहे थे कि हम डरेंगे नहीं। जरा सुनिए नौजवानों का हुजूम क्या कह रहा है। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। नौजवानों का हुजूम सांप्रदायिकता के मुद्दों से बाहर निकलकर अपने मुद्दों के आश्रय इस देश की सियासत को नए रास्ते पर ले जाने के लिए बुनियाद तैयार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सुबह से जिस प्रकार का ड्रामा चला, जिस प्रकार से लुका छिपी के खेल की बुनियाद पड़ती हुई दिखाई दी, उसमें लुका छिपी के खेल में कूदने के लिए नौजवान तैयार नहीं थे। चाहे दिल्ली एयरपोर्ट पर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का आगमन हो या जंतर मंतर पर उमड़ने वाली भीड़ का उत्साह हो, वो उत्साह कहीं उन्माद में बदलता नहीं दिखा, लेकिन वो उत्साह सत्ता के लिए सीधे सीधे चुनौती, सत्ता के केंद्र के बेहद करीब से जब बनता हुआ दिखाई देने लगा, तो पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार की खबरें आती है, वो सारे मुद्दे और रोजगार का मुद्दा जिस तरह से सीधे सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर तैयार होता दिखा, अब सत्ता को चैन की नींद आने की गुंजाइश बहुत कम दिखाई दे रही है। चैन की नींद सांप्रदायिकता की अफीम के सहारे सत्ता ने 12 सालों तक ली, लेकिन इस 12 सालों में इस देश को क्या मिला? इस देश को कब्रिस्तान और शमशान की बातों में उलझाया गया। इस देश में कपड़े के आधार पर लोगों को पहचानने की प्रक्रिया शुरू की गई और इस देश के अंदर जिस व्यवस्था को लागू करने की सोच हमारे संविधान निर्माताओं की थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की थी, आज जय भीम के ट्वीट के साथ जिस तरह से अभिजीत दीपके निकले और जिस ढंग से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जंतर मंतर पर नैरेटिव सेट होता हुआ दिखा, उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगला शनिवार क्या सत्ता और सत्ता का सिस्टम झेल पाएगा? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों ने साफ साफ ऐलान कर दिया है, नौजवानों ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अगले शनिवार तक इस्तीफा नहीं हुआ तो वो फिर बैठेंगे, देशव्यापी आंदोलन करेंगे और जंतर मंतर पर बड़ा हुजूम उमड़ेगा। सवाल यह है कि जंतर मंतर पर बड़ा हुजूम उमड़ेगा, जंतर मंतर की जगह उतनी है कि बड़े हुजूम को संभाल पाए? एक पुरानी कहावत है, कविता के फॉर्म में कही जाती है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन सत्ता और सिस्टम अभी भी इस देश की जवानी को सांप्रदायिकता की भट्टी में झोंकने और उसके आधार पर सियासत करने के लिए जो सपने देख रहा है, उन सपनों के ऊपर आज जंतर मंतर से पानी फिरता हुआ दिखा। क्या कारण है कि पानी फिरता हुआ दिखा और कैसे इसमें जिस तरह से अलग अलग छात्र संगठनों के लोग आकर जुड़ते हुए दिखे, तो उसके बाद आखिर सत्ता के पास बचाव का कौन सा रास्ता दिखाई दे रहा है? आज की तारीख में महात्मा गांधी की वो उक्ति नौजवानों के ऊपर साफ साफ बैठती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें आजादी के आंदोलन के वक्त गांधी जी ने कहा था, इस देश के लोग यदि जेल जाने से डरना छोड़ दें तो देश की आजादी ज्यादा दूर नहीं है। आज सोनम वांगचुक पहुंचे, वो सोनम वांगचुक जिन्हें इस तरह के जनहित से जुड़े आंदोलनों और जन आंदोलनों को
कहीं ना कहीं पर्यावरण और जनता के मुद्दों से जोड़कर आगे बढ़ाने, सत्याग्रह के तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों से आगे बढ़ाने का जो अनुभव है, वो अनुभव और उस अनुभव के साथ जब यह आंदोलन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो निश्चित तौर पर सत्ता के सामने जो परिस्थितियां हैं, एक बात तो साफ नजर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान सत्ता के गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। सत्ता के गले की हड्डी इसलिए क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति वाली मशीनरी का अहम हिस्सा है। लेकिन आज के प्रदर्शन ने साबित कर दिया कि वही धर्मेंद्र प्रधान सत्ता के लिए, चुनाव तंत्र के लिए, बीजेपी के लिए जितने जरूरी हो, छात्रों के अरमानों को, इस देश के स्टूडेंट्स के अरमानों को पैरों तले रौंदने वाली व्यवस्था के प्रतीक पुरुष बनकर उभर गए हैं या उभार दिए गए हैं। अब इस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी कितने दिनों तक बचाव कर पाएंगे? लेकिन यदि धर्मेंद्र प्रधान का बचाव वो नहीं कर पाए, फिर एप्स्टीन फाइल से जिनका नाम जुड़ा हरदीप पुरी, उनका क्या होगा? महंगाई के मुद्दों को ये कहकर कि मैं प्याज नहीं खाती, हवा में उड़ा देने वाली वित्त मंत्री एक खराब अर्थव्यवस्था का जिम्मा लेने से कब तक बचती रहेंगी? और विदेश नीति की असफलता का सीधा जिम्मेदार आखिर एस जयशंकर को बनने से कब तक बचाया जाएगा? लेकिन सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस के बीच हमारे दो वाली गोदी मीडिया और गोदी कॉरपोरेट की उपस्थिति वाली व्यवस्था को यदि आप देखें, उस परिस्थिति में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सत्ता सवालों के घेरे में है। असली खेल दरअसल 48 घंटों बाद शुरू होने को है। जी हां, आज 6 जून है। 8 जून से नई परिस्थितियां देश की सियासत में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस इंडिया ब्लॉक या इंडिया गठबंधन की बात हम करते हैं, इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ज्यादातर पार्टियों ने छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया। उनके समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखे, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी से संजय राउत हो, या अखिलेश यादव की पार्टी से डिंपल यादव हो, या अलग अलग दूसरी पार्टियों के लोग हों। साफ साफ दिख रहा था कि चूंकि यह मुद्दा पेपर लीक का मुद्दा है, किसी दल का मुद्दा नहीं है, चूंकि यह मुद्दा परीक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था का मुद्दा है, जिससे इस देश के जेनजी का, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लिहाजा इसे कॉकरोच जनता पार्टी या किसी पार्टी से जोड़कर देखने की बजाय, या एक सोशल मीडिया मूवमेंट से जोड़कर देखने की बजाय, व्यापक नजरिए के साथ देश की जनता के मुद्दों की तरह इसे लिया जाना चाहिए और उस तरह से ही उसे देखा जाना चाहिए। अतः 8 तारीख की मीटिंग में अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह दबाव पड़ना स्वाभाविक है। या समय की नजाकत को पहचानते हुए कांग्रेस पार्टी भी इस आंदोलन के समर्थन में उतर जाए, किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन से दूर रहने वाली पार्टी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से सत्ता और सिस्टम की मदद करने वाली पार्टी के तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन आज की तारीख में नौजवानों की सबसे बुलंद आवाज जंतर मंतर पर भले ही अभिजीत दीपके दिख रहे हो या उनके समर्थन में नारे लगाती हुई वो भीड़ दिख रही हो, जिस भीड़ के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक स्वतः स्फूर्त यानी स्पॉन्टेनियस भीड़ है। और इस परिस्थिति में जो पिछले 10-12 सालों से लगातार नरेंद्र मोदी सरकार और उनकी आर्थिक नीतियों पर, उस सरकार की सामाजिक नीतियों पर, उस सरकार की एक ऐसे फ्रेमवर्क जैसी परिस्थितियों पर जिस फ्रेमवर्क में आम आदमी के लिए कोई जगह नहीं बच रही है, जो शख्स सीधे सीधे लड़ाई लड़ रहा है, उसका नाम तो राहुल गांधी है। ऐसे में भला राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी कैसे अपने आप को इस आंदोलन को नैतिक समर्थन देने से पीछे छूट सकती है? 8 तारीख की बैठक में इसका फैसला भी हो जाएगा और 8 तारीख की बैठक में जो फैसला होगा, इसका सीधा असर इसका जो अगले शनिवार को यानी 13 तारीख को, 13 जून को जो प्रदर्शन देशव्यापी करने की बात कही जा रही है, उसमें सीधे सीधे दिखाई देगा। हालांकि पेपर लीक के मुद्दे को लेकर, नीट के मुद्दे को लेकर, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक पानी के बौछारों में एनएसयूआई के लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सत्ता जब जब प्रदर्शन को दबाने की कोशिश करती है, प्रदर्शन और ज्यादा मजबूती और लोकतांत्रिक तरीके के साथ सामने आता है। जब जेपी आंदोलन शुरू हुआ था, नारा क्या दिया गया था? संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है। लेकिन सत्ता ने जब उसे कुचलना शुरू किया और इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी जब जेपी आंदोलन के विरोध में सीधे सीधे जेपी से टकराने की स्थिति में पहुंचने लगी, तो सत्ता का केंद्र, छात्र आंदोलन का केंद्र और सब की विषय वस्तु
बाकी तमाम बुनियादी मुद्दों के बरकरार रहते हुए भी उन सब के ऊपर इंदिरा गांधी की सत्ता को हटाना बन गया और अंततः इसकी चरम परिणति 77 के चुनाव और इमरजेंसी की परिस्थितियों के रूप में हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी तो छोड़िए, इंदिरा गांधी तक को चुनाव हारना पड़ा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, वो अभी पैन इंडिया पार्टी भी ढंग से बन नहीं पाई। पैन इंडिया पार्टी बनने के लिए अभी कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के फुटप्रिंट अब जाकर थोड़े थोड़े दिखने शुरू हुए हैं या नाम मात्र के दिख रहे हैं। उस परिस्थिति के आने के पहले, यानी पैन इंडिया पार्टी बनने के पहले, भारतीय जनता पार्टी क्या एक बार फिर नौजवानों के निशाने पर आ जाएगी? पिछले 12 सालों के दरमियान आप देखें कि नौजवानों की क्या स्थिति रही। जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो सीसेट हटाने को लेकर प्रदर्शन हुआ। यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस बनाने वाली परीक्षा, क्या हुआ उसका नतीजा? सीसेट को क्वालिफाइंग कर दिया गया। सत्ता नहीं आई थी। हठधर्मिता की प्रवृत्ति जो गुजरात से लेकर दिल्ली लाने की तैयारी थी, अभी उसका पहला साबका ही सीसेट आंदोलन से पड़ा था। लेकिन जरा उसके आगे जाकर के देखने की कोशिश करें तो कुछ और परिस्थितियां हैं। एसएससी का आंदोलन, एससी एसटी वर्ग के सामाजिक न्याय का आंदोलन, और जरा उससे थोड़ा और आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें तो एक परिस्थिति बनती है किसान आंदोलन की। विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ वो आंदोलन खड़ा हुआ। कैसे खड़ा हुआ और कैसे उसने भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में डेंट पहुंचाया, ये आप सब ने देखा। जहां हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन का असर ज्यादा हुआ, मसलन उत्तरी राजस्थान का इलाका, हरियाणा का इलाका, पंजाब का इलाका जहां बीजेपी के पास कुछ था नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, और इन सब में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा और 240 पर बीजेपी लोकसभा में सिमट गई। हरियाणा में 11 सीटों का नुकसान। उसके आगे बढ़कर देखें तो राजस्थान में वहां हरियाणा में 5 सीटों का नुकसान, राजस्थान में 11 सीटों का नुकसान, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तरी इलाकों में भी बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। लेकिन जिन इलाकों में ग्रीन रिवॉल्यूशन का असर नहीं हुआ, मसलन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ का इलाका, मध्य प्रदेश का इलाका, उन इलाकों में किसान एक संगठित वोट बैंक, खासकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक की बात करें तो किसान एक संगठित वोट बैंक नहीं बन पाया। वहां नौजवान एक वोट बैंक है जिसका असर रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में हो रही देरी को लेकर 2022 में दिखा था, जिसका असर अग्निवीर के आंदोलनों में दिखा था, जिसका असर अलग अलग दूसरे मौकों पर दिखता रहा है। पटना में चाहे खान सर का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, हर जगह नौजवानों का मुद्दा दिख रहा है। अब चूंकि अभिजीत दीपके महाराष्ट्र से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत यह हो रही है कि अभिजीत दीपके को दबाया कैसे जाए। वहां कोई सांप्रदायिकता का नैरेटिव चल नहीं सकता। अभिजीत दीपके कभी किसी राज्य या केंद्र में मंत्री, संतरी या सांसद, विधायक रहे नहीं है कि वहां उनके खिलाफ ईडी भेजने का कोई जुगाड़ हो पाए। ईडी के नेट में अभिजीत दीपके को लाने की गुंजाइश दूर दूर तक दिख नहीं रही है। ऐसे में सवाल दूसरा जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो ये है कि इस देश की जेनजी जो न तो अभिजीत दीपके के पीछे खड़ी हो रही है, न ही कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे खड़ी हो रही है, बल्कि वो अपने मुद्दों के आसरे, अपने डर को दिमाग से निकालकर, और ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति में जिस ढंग से उसे भरमाया गया 10-12 सालों से, उससे बाहर निकलकर आती हुई जब दिखाई दे रही है तो सत्ता और सत्ता के सिस्टम का डरना स्वाभाविक हो जाता है। अब आपको सोशल मीडिया में इस तरह बोलने वाले लोग इक्के दुक्के दिखाई देंगे जिनके रील्स की पहले भरमार हुआ करती थी कि पेट्रोल चाहे 500 हो जाए या 5000, वो सत्ता के साथ बने रहेंगे। अब वैसे लोग भी सोशल मीडिया में नए नए दिखाई नहीं दे रहे जो ये कहें कि 12वीं के बाद इंटर में यदि पढ़ लेंगे तो एक ही क्लास में दोबारा पढ़ लेंगे तो नॉलेज बढ़ जाएगी। इस तरह के रील अब दिखाई नहीं दे रहे। अब जो रील दिखाई दे रहे हैं वो साफ साफ दर्शा रहे हैं कि सत्ता का खेल और सत्ता की जो असलियत है वो असलियत अब किसी मैकियावेलियन पॉलिटिक्स से बदली नहीं जा सकती। वो असलियत अब जनता के मुद्दों के आसरे ही इस तरफ या उस तरफ पलट देने की परिस्थितियों में जा रही है। या तो सत्ता अपने आप को नौजवानों के सामने सीधे सीधे झुकने की परिस्थितियों में खुद को देखे, या सत्ता उसी परिस्थिति में खुद को देखे जहां अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार देख रही थी। क्योंकि तब जनता के मन में खासकर 11 से 14 के दरमियान
एक ही चीज घर कर गई थी, जल्दी से जल्दी कांग्रेस जाए। आज जिस प्रकार का प्रोटेस्ट हुआ है, 12 सालों में पहली बार इस देश के जेनजी और नौजवानों के बीच में यह सवाल घूम रहा है कि मौजूदा सत्ता जल्दी से जल्दी बदले, क्योंकि सवाल उनके भविष्य का है। बेरोजगारी चरम पर है। 5 किलो राशन वाली व्यवस्था ने इस देश के आर्थिक ताने बाने का गला घोट कर रख दिया है, और इन सब के बीच सत्ता और सिस्टम ने एक ऐसी सुविधाजनक परिस्थिति खुद के लिए बना ली है जिसमें देश चाहे भले ही रसातल में चला जाए, आंकड़ेबाजी में भले ही जीडीपी की ग्रोथ रेट को ऊपर दिखा दिया जाए, हकीकत में न तो इस देश की मैन्युफैक्चरिंग ठीक है, न ही इस देश में किसानों की स्थिति ठीक है, और सर्विस सेक्टर की स्थिति की बात यदि करें तो डिलीवरी बॉय ही सर्विस सेक्टर का सबसे बड़ा जॉब प्रदाता, नौकरी देने वाला सेक्टर बनता जा रहा हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या वाकई भारत की स्थिति सोमालिया के रास्ते बढ़ चली है। और नौजवानों को यह समझ में आ गया है, तभी जाकर कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे जो खड़े होने की जो बुनियादी शुरुआत है, उस शुरुआत को अगर देश काल की परिस्थितियों से देखकर जोड़कर देखने की कोशिश करें, 2-3 बातें साफ होती है। पहली, नौजवानों के अंदर गुस्सा भर रहा है, उनके अभिभावकों के अंदर भी गुस्सा बन रहा है, और इन सब से आगे बढ़कर के देखें तो राहुल गांधी भले ही अंडमान निकोबार की परिस्थितियों को उठा रहे हैं, लेकिन इसके पहले राहुल गांधी ने जो तमाम मुद्दे उठाए या अब भी उठा रहे हैं, चाहे कोटा के नौजवानों का मुद्दा हो, कंपटीशन की तैयारी करने वालों का, चाहे मोटरसाइकिल मैकेनिक का मुद्दा हो, चाहे रेलवे में सामान ढोने वाले कुली का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, चाहे मछुआरों का मुद्दा हो, चाहे इस देश के अंदर सामाजिक न्याय और जाति जनगणना का मुद्दा हो, इन सब मुद्दों के ऊपर यदि नौजवान आकर खड़े हो जाते हैं तो इंदिरा गांधी की ताकतवर सरकार, जिसके पास लोकसभा में 350 से ज्यादा सीटें थी, 2/3 बहुमत हासिल था, वो 2/3 बहुमत वाली सरकार भी 77 के चुनाव में पूरे उत्तर भारत में सिर्फ 1 लोकसभा सीट को जीतने लायक बची थी। यही सियासत का वो बेरहम पहलू है जिसे सत्ता में बैठे हुए लोग और बैठे हुए लोगों का चश्मा सफाई के साथ नहीं देख सकता। लेकिन जिस तरह से नौजवानों की भीड़ आज उमड़ के सामने आई, ये अभी ट्रेलर है, और इस ट्रेलर के बाद पूरी स्क्रिप्ट किस तरह की होगी थोड़ा इंतजार करते हैं, क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट में कोई झोल सामने नहीं आएगा। या तो सत्ता झुकेगी और सत्ता का सिस्टम झुकेगा, या फिर नौजवान इस देश के लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर और ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखते हैं कौन इस पूरी रेस में कितना आगे निकल पाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।